हाँ जी। A very good evening to all of you. This is देवेशीष पांडे. Welcome you all to the next lecture of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया था और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा हमने ज्यूरिसडिक्शन पे भी बात की थी कि ज्यूरिसडिक्शन क्रिमिनल केसेस में जनरली सब जगह बनती है. दैट वाज द कंसेप्ट. बस उसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो मैं आपको या तो नोट्स में दे दूंगा या कॉग्निजेंस के बाद बता दूंगा. But the most important topic under the BNSS or the old CRPC is the concept of cognizance. ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निजेंस. ठीक है. तो कॉग्निजेंस को एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं कि कॉग्निजेंस क्या है. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट विद रेफरेंस टू अ लॉट ऑफ सेक्शंस. बहुत सारे सेक्शंस को एक साथ समझेंगे तब जाके ये बात समझ में आएगी. और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, तो प्लीज सब लोग बहुत ध्यान से इसको समझेंगे. ठीक है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निजेंस? सबसे पहले तो कॉग्निजेंस शब्द जो है वो आपका ना सीआरपीसी में डिफाइंड था, नीदर इट इज डिफाइंड अंडर द बीएनएसएस. तो कॉग्निजेंस इज नॉट डिफाइंड अंडर एनी ऑफ द लॉ. बट कॉग्निजेंस का मतलब जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से आया है, दैट इज द जुडिशियल नोटिस बाय द मैजिस्ट्रेट. इसका मतलब है पुलिस ने अपना काम खत्म कर लिया है एंड द जज हैज टेकन द नोटिस ऑन द पुलिस रिपोर्ट और द कंप्लेंट और द इंफॉर्मेशन, एंड नाउ ही विल टेक द जुडिशियल प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल अहेड. मतलब कॉग्निजेंस का मतलब सिंपल भाषा में कि जो मैटर था वो मैजिस्ट्रेट के सामने आ गया या मैजिस्ट्रेट ने उसकी जानकारी प्राप्त कर ली है, दैट इज नोन एज कॉग्निजेंस. आपको मैंने बताया था कि जैसे 3 स्टेजेस होती हैं. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल. ठीक है. तो इसमें हमने देखा था कि व्हेन वी सबमिट द पुलिस रिपोर्ट, ऑन द सबमिशन ऑफ द पुलिस रिपोर्ट वी सी दैट द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर और इस पुलिस रिपोर्ट पर मैजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाता है. ठीक है. तो अब कॉग्निजेंस के कंसेप्ट को हम समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. अब स्टूडेंट्स बाद में मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. नाउ सी, लेट्स सी. एक बार जरा बीएनएसएस को देखते हैं कि बीएनएसएस क्या कहता है. सबसे पहले तो एक चीज देखिएगा जरा. एक सेक्शन मैंने आपको बताया था जिसमें बात की गई थी कि कौन कौन सी कोर्ट्स के पास जो है वो ज्यूरिसडिक्शन होता है. ठीक है. 21 आई गेस आई टोल्ड यू. बीएनएसएस में 26 था. मैंने ये सेक्शन आपको बताया था विच स्टेट्स कि subject to the provisions of this Sanhita, any offense under the BNS may be tried by the High Court, Court of Session, or any court by which such powers as shown in the first schedule be triable. ये सेक्शन नंबर 21 मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाई कोर्ट को, कोर्ट ऑफ सेशन को और जो भी कोर्ट्स फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हैं उनको पावर देता है टू ट्राई एनी केस. ठीक है. यहां तक की बात आपको पता है, ये बात हमने डिस्कस की थी, आपको अच्छे से याद होगी. अब यहां से एक पॉइंट शुरू होगा कॉग्निजेंस का. इसके साथ में एक और चीज आप याद करिएगा. जब मैंने आपको कॉम्पिटेंसी टू ट्राई बताई थी, जब मैंने आपको कॉम्पिटेंसी टू ट्राई बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं वो 3 साल तक की सजा दे सकते हैं. अपन ने देखा था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं वो 3 साल तक की सजा दे सकते हैं. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं वो 1 साल तक की सजा दे सकते हैं. और जो सीजेएम साहब हैं वो 7 साल तक की सजा दे सकते हैं. ठीक है. ये 3 अपन ने देखे थे. ठीक है. तो ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजीएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 साल की सजा दे सकते हैं. तो ये बात तो आपको समझ में आई. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना. एक लाइन मैं बोल रहा हूं कि एक चीज होती है दैट इज कॉम्पिटेंसी टू पनिश, कॉम्पिटेंसी टू पनिश, और एक होती है कॉम्पिटेंसी टू ट्राई. ट्राई और कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रायल, both of them are not coterminous.
अब इस बात को जरा समझिएगा ध्यान से। एक और चीज देखते हैं, तब आपको ये बात क्लियर समझ में आएगी। देखिए, ये हमारा बीएनएसएस का एक्ट है, और इसमें पीछे जो है वो शेड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, शेड्यूल में एंट्रीज दी हुई हैं कि कहाँ पे क्या है। एक बार को जरा देखते हैं, कोई एक ऑफेंस पकड़ते हैं, कोई भी पकड़ते हैं। फोर्जरी आ गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन देखते हैं। रुको, मिस्चिफ, चीटिंग, हाँ। जैसे एक ऑफेंस देखते हैं, रॉबरी का 309। अब देखना ध्यान से मेरी बात, यहां से जो ब्यूटी है बीएनएसएस की वो आपको समझ में आएगी। हमने ये बात समझी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 3 साल तक की पनिशमेंट ले सकते हैं, सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। ये बात आपको पता है। और हमने जब सेक्शन नंबर 21 पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट किसी भी मैटर को ट्राई कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी मैटर को ट्राई कर सकता है। उसके अलावा जो मैजिस्ट्रेट है, जो शेड्यूल में लिखे हैं, उनके पास पावर है टू ट्राई एनी ऑफेंस। ठीक बात। अब देखो, ये है सेक्शन नंबर 309 का क्लॉज 4, विच टॉक्स अबाउट रॉबरी। ठीक है, रॉबरी की बात करता है। रॉबरी की अगर आप पनिशमेंट देखो, तो इट सेज रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन। तो मतलब बीएनएस के अंदर रॉबरी की जो सजा है वो 10 साल है। ठीक है, 10 साल है। और यहां पे अगर 10 साल रॉबरी की पनिशमेंट है, और यहां पे लिखा है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन ट्राई, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन ट्राई। अब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास मैक्सिमम पावर टू पनिश कितनी होती है? 3 साल होती है। बट रॉबरी के केस का ट्रायल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कंडक्ट कर सकता है। इसी तरीके से और आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे कोई भी ले लीजिए, आप ये वाला थेफ्ट ले लीजिए, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ द मास्टर और एम्प्लॉयर। ठीक है, इसमें इंप्रिजनमेंट फॉर 7 years एंड फाइन, 7 years का फाइन दिया हुआ है यहां पे। और यहां पे ट्रायबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। एनी मैजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी इसका ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को पावर कितनी है पनिश करने की? 1 साल। तो यहां से हमारी जो पहली बात निकल के आती है कि देयर आर टू कंसेप्ट, वन इज कॉम्पिटेंसी टू ट्राई एंड द अदर इज कॉम्पिटेंसी टू पनिश, एंड दे आर नॉट, बोथ ऑफ देम आर नॉट को टर्मिनस, मतलब दे डो नॉट मीन द सेम थिंग, दे आर नॉट सिनोनिमस, एंड देयर इफेक्ट इज डिफरेंट। मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने आपको दिखाया कि 7 साल की सजा से जो भी अपराध है उसको भी आपने देखा कि एनी मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई। इनफैक्ट 7 साल तो मैं कम ही बता रहा हूं, आपको 14 years तक के मिल जाएंगे, जिसमें 14 years दिया हुआ है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही या एनी मैजिस्ट्रेट जो है वो इसका ट्रायल कर रहे हैं, आपको ऐसे ऑफेंस भी मिल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या, यहां से बात क्या निकल के आ रही है अगर आप समझे, तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, जैसे इंप्रिजनमेंट ऑफ 7 years है, तो एनी मैजिस्ट्रेट दिया हुआ है। ठीक है, 7 years से ज्यादा भी होगा तो भी एनी मैजिस्ट्रेट हो सकता है, ऐसा कोई 7 years का बाउंडेशन नहीं है। मैं देखता हूं अगर सामने सामने कोई दिख जाता है, बट देयर आर ऑफेंसेस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि किसी भी ऑफेंस को ट्राई करना एक अलग पावर होती है, और पनिशमेंट देना एक अलग पावर होती है। इसका मतलब द कॉम्पिटेंसी टू ट्राई इज डिफरेंट। कॉम्पिटेंसी टू ट्राई इज बीइंग जज्ड बाय द फर्स्ट शेड्यूल, वेयर एज कॉम्पिटेंसी टू पनिश वो प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस से जो शुरुआत के हमने पढ़े थे उससे डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कभी ऐसा हो सकता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास भी ऐसे ऑफेंसेस का ट्रायल कर सकते हैं जिसकी सजा 7 साल हो। ठीक है, अब ये बात आप समझ गए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि कॉम्पिटेंसी टू ट्राई एंड कॉम्पिटेंसी टू पनिश आर टू डिफरेंट थिंग, एंड दे आर नॉट कोटर्मिनस। ठीक है, अब आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी आपको काम में आएगी। उसके बाद आप आते हैं सेक्शन नंबर 210 पे। 210 आपका मेन सेक्शन है जो कॉग्निजेंस की बात करता है, कि मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं इस सेक्शन में, जो कि है 210। 210 सिंपल तरीके से बोलता है
कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो कि स्पेशली इंपावर्ड है, इंपावर्ड बाय द सीजेएम, ये जो है किसी भी मैटर का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, और कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है? तो 210 क्लॉज 1 का ए कहता है कि कंप्लेंट केस में अगर आपको कॉग्निजेंस लेना है तो आप क्लॉज 1 के ए में लेंगे, और 210 1 का बी कहता है अगर आपको पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेना है तो आप बी में लेंगे, और 210 1 का सी कहता है अगर आपको इंफॉर्मेशन केस में कॉग्निजेंस लेना है तो आप सी में लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 210। अगर 210 को आप देखते हैं तो 210 आपकी ये बात कहता है। ठीक है, 210 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, पहले सारी इंफॉर्मेशन सुनना फिर मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करूंगा। Subject to the provisions of this chapter, any magistrate of first class and magistrate of second class specifically empowered, specially empowered, और यहां पे लिखा है the CJM may empower the magistrate second class to take cognizance। यहां पे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, CJM है। याद रखना, एमसीक्यू में आता है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन सब लिखा होता है और आप हाई कोर्ट मार के आ जाते हो, बट दिस इज CJM। तो टू टेक कॉग्निजेंस अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, तो मतलब ये क्लॉज ए में कंप्लेंट हो गया, अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट में बी हो गया, एंड अपॉन एन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड में सी हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि 210 में एक सिंपल बात बोलता है कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एम्पावर्ड होते हैं इन तीनों ऑफेंसेस में कॉग्निजेंस लेने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद पढ़िए 213। 213 क्या कहता है? एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, नो कोर्ट ऑफ सेशन shall take cognizance of any offense as a court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by the magistrate under this संहिता। 213 क्या बोलता है कि कोर्ट ऑफ सेशन फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट की तरह कॉग्निजेंस नहीं ले सकती अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो 213 क्या बोलता है? 213 बोलता है एक्सेप्ट हेयर बाई प्रोवाइडेड, एक्सेप्ट हेयर बाई प्रोवाइडेड या बीएनएसएस में प्रोवाइडेड, कोर्ट ऑफ सेशन कैनॉट टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस, डायरेक्ट कॉग्निजेंस एज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, और इनके पास जो भी मैटर आएगा दैट विल कम विद अ प्रोसेस जिसका नाम होता है कमिटल, जिसका नाम होता है कमिटल। ठीक है, कमिटल का मतलब होता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा 210 में कॉग्निजेंस लिया गया और उसके बाद केस को कॉग्निजेंस लेने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किया गया, यानी कि ट्रांसफर किया गया। तीन ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर कमिट होके जाता है। तीन ऐसे इंस्टेंसेस हैं, देखिए क्या है तीन इंस्टेंसेस। पहला इंस्टेंस है व्हेन एन ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अभी समझ में आएगा, अभी धैर्य रखना, क्लाइमेक्स लास्ट में आएगा, ये सब इंफॉर्मेशन सुनते जाओ एंड आई विल कनेक्ट एवरीथिंग, सो हैव पेशेंस। 232 एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, 232। उसके बाद कहता है ought टू बी ट्राइड, ought टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ये है ought टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन 362, सेक्शन 362। और इसके साथ में एक और पावर आती है जो कहती है विड्रॉल की, विड्रॉल, ये आता है 449। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि एक सिंपल रूल है, आप पहले इस पे आते हैं एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। जब आप एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हो तो अगर आपने ये पीछे देखा हो लिस्ट को, तो इस लिस्ट में क्या हो रहा था फर्स्ट शेड्यूल में कि कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे सिर्फ लिखा है, सिर्फ लिखा होगा कोर्ट ऑफ सेशन। मैं दिखाता हूं, इसमें एनी मैजिस्ट्रेट है, एनी मैजिस्ट्रेट है,
कौन से सेक्शन चल रहे हैं, 300 के बाद मिलेगा। ये देखो, जैसे जहां पे लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ सेशन, अब अगर किसी भी शेड्यूल में कोई ऐसा ऑफेंस है जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस ऑफेंस का ट्रायल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा हो सकता है। लेकिन 213 हमें यह बताता है कि कोर्ट ऑफ सेशन एज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। और 210 हमें यह बताता है कि मैजिस्ट्रेट किस प्रकार से कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई मैटर होता है, मान लीजिए कोई ऑफेंस है, ठीक है, यहां पे कौन सा दिया है, एग्जीक्यूटेड, कोई अच्छा देख लेते हैं, मर्डर रॉबरी कुछ देख लेते हैं। ये है ना कोर्ट ऑफ सेशन, डेकॉइटी, मान लीजिए डेकॉइटी का ऑफेंस है। नाउ डेकॉइटी का जो ऑफेंस है दैट इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। इसका मतलब इस ट्रायल को करने का जो पावर है दैट इज ओनली विद द कोर्ट ऑफ सेशन एंड नो अदर कोर्ट। नो अदर कोर्ट का मतलब द हाई कोर्ट कैन स्टिल डू, बट कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है। इसका मतलब सीजीएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो है वो इस ऑफेंस का ट्रायल नहीं कर सकते। लेकिन 210 कहता है कि कॉग्निजेंस तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास लेंगे, रेड विद सेक्शन 213 which says the court of session will not take cognizance as the court of first instance। ठीक बात है। तो यहां से बात आती है एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो अगर आप एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं और आपके पास एक पुलिस रिपोर्ट आई जिसमें डेकॉइटी का ऑफेंस हुआ है, you will take cognizance on that offense, you will take cognizance of that offense। but cognizance के बाद जब आप लिस्ट में देखोगे तो आप देखोगे कि दिस मैटर इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो आप क्या करोगे, उस मैटर को, कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दोगे, और इस प्रोसेस को हम कमिटल बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कमिटल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका पहला पॉइंट। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑफेंस हैं जो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा है। तो कोर्ट ऑफ सेशन के जितने भी ऑफेंसेस हैं जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, मतलब नो अदर कोर्ट हैज द पावर टू ट्राई अपार्ट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ सेशन और द हाई कोर्ट, तो इन दैट केस द लॉ सेज दैट यू कैन कमिट द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो कमिटल हो गया सर, चलिए कमिटल हो गया एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन के केस में। उसके बाद दूसरा आता है ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। इसका मतलब यह होता है कि कई बार जब मैजिस्ट्रेट किसी मैटर को ट्राई करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो सीरियसनेस ऑफ द नेचर है, या जो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस है, या जो स्टेक्स इसमें इन्वॉल्व है, दिस शुड बी ट्राइड बाय अ सुपीरियर कोर्ट। तो वहां पे वो 362 में कोर्ट ऑफ सेशन के पास ट्रायल के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल में अगर एनी मैजिस्ट्रेट भी लिखा है तो भी कोर्ट ऑफ सेशन के पास तो हमेशा पावर है ही है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द बीएनएसएस। ठीक बात। और लास्ट है विड्रॉल 449, जो ये कहता है कि जब कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि कोई स्पेसिफिक जो केस है वो उनके द्वारा ही ट्राई किया जाना चाहिए, तो दे हैव द पावर टू विड्रॉ इट फ्रॉम एनी मैजिस्ट्रेट दैट इज अंडर देम। तो विड्रॉल की पावर 449 में दी हुई है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो यहां से जो बात निकल के आती है कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास मामला कैसे ट्राई होगा, कहानी अभी खत्म नहीं होती है। अभी आपने 213 में पढ़ा एक्सेप्ट हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इन द संहिता, मतलब बीएनएसएस में शायद ऐसे कोई प्रोविजंस भी हैं जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ऐसे दो सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 222 क्लॉज 2 जो डेफमेशन के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, और सेक्शन नंबर 358। ये दो ऐसे प्रोविजंस हैं बीएनएसएस के अंदर जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, एक्सेप्ट इन हियर बाय प्रोवाइडेड। इसका मतलब देयर आर टू प्रोविजंस अंडर द बीएनएसएस जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है दैट दे कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। दे कैन टेक कॉग्निजेंस। एक है आपका सेक्शन 222 क्लॉज 2, जहां पे हम देखेंगे, अभी आपको दिखाऊंगा कि प्रेसिडेंट, गवर्नर और ये सब लोग होते हैं, तो इनके खिलाफ अगर डिफेमेशन का केस है तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है एज द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। और 358 बात करता है एक कंसेप्ट की जिसको हम डील करेंगे, दैट इज एडिशनल प्रोसिक्यूशन। एडिशनल प्रोसिक्यूशन का मतलब सिंपल भाषा में यह होता है कि मान लीजिए किसी भी अक्यूज्ड के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन किसी अक्यूज्ड के खिलाफ ट्रायल चला रहा है, एंड ड्यूरिंग द ट्रायल और द इंक्वायरी, टू बी प्रिसाइज इंक्वायरी और ट्रायल, और कुछ फैक्ट्स ऐसे सामने आते हैं दैट देयर इज अ एडिशनल पर्सन जिसको अक्यूज अब बनाना है, इन और जो हमने फैक्ट्स देखे उससे ऐसा निकल के आया
कि कोई तीसरा व्यक्ति भी अक्यूज्ड बनना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब उस व्यक्ति को ऐड किया जाता है तो उस पर अलग से कॉग्निजेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। द कोर्ट ऑफ सेशन कैन डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस एज द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। समझ में आया? देखो, ये मैं दिखाता हूं पहले। देखो, सेक्शन 213 पढ़ा था अपन ने। सेक्शन 213 पढ़ा था अपन ने। 213 क्या कहता है? 213 कहता है एक्सेप्ट इन हेयर बाय प्रोवाइडेड अंडर द संहिता, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस संहिता। इन दिस संहिता मतलब अगर इस संहिता में कहीं कहा गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है तो ठीक है। और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता। अब देखो, मैंने आपको बोला सेक्शन नंबर 222 का क्लॉज 2। 222 का क्लॉज 2 देखिए, यहां पे बोलता है कि जब नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग, ये सब छोड़ो, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, इनके खिलाफ कोई भी पब्लिक फंक्शन के डिस्चार्ज में डिफॉर्मेशन होता है तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, अ कोर्ट ऑफ सेशन मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो दिस इज द इंस्टेंस जो हम ऊपर 213 में बात कर रहे थे कि वेयर इट हैज बीन प्रोवाइडेड, और इसी तरीके से 358 में भी ये प्रोवाइड किया गया है। 358 कहां गया? 358 में भी ये कहा गया, एडिशनल प्रोसिक्यूशन की बात है। 358, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपियरिंग टू बी गिल्टी। ठीक है, तो इसमें दिखा है द कोर्ट में प्रोसीड, तो यहां पे जो कोर्ट है इसके अंदर कोई भी कोर्ट आ सकती है और मे प्रोसीड इफ सच पर्सन हैज बीन व्हेन द कोर्ट टू कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। इसका मतलब यही है कि आप प्रिज्यूम करोगे कि उसके खिलाफ भी कॉग्निजेंस ले लिया गया था एंड यू कैन ऐड हिम। तो द आइडिया हियर इज, अब जो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं इससे जो निकल के आता है वो एक सिंपल कंसेप्ट निकल के आता है कि सेक्शन 210, Magistrate first class, second class empowered by the CJM has the power to take cognizance. 213 says that the Court of Session is not empowered to take cognizance directly unless and until the matter has been committed to them. कमिटल के लिए तीन चीजें होती हैं, या तो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, या ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, या फिर इट हैज बीन विड्रॉन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। तो इन तीन परिस्थितियों में वी सी दैट दे हैव द पावर टू टेक द, मतलब कमिट करके और उसके बाद उसको दे देते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कमिटल इन जनरल। दो जो सेक्शन एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड है उसमें सेक्शन 222 क्लॉज 2 और सेक्शन नंबर 358 दो चीजें आती हैं जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उसके अलावा वो कभी भी डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया, चलिए कोर्ट ऑफ सेशन की बात। समझ में आई यहां तक? यहां तक समझ में आई? पहले बताओ मेरे को, यहां तक समझ में आया? यस सर। इसमें एक पॉइंट और पढ़ते हैं तब जाके आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो मैंने कहा कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास तो आप ऐसे भेज सकते हो, तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जब भी मैटर भेजा जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कमिटल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कमिटल के साथ एक और शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं सबमिशन। क्या बोलते हैं? सबमिशन। सबमिशन का क्या मतलब होता है? सबमिशन का क्वेश्चन से, कंसेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर होंगे। सबमिशन ये कहता है कि अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस का ट्रायल कर रहा है और ड्यूरिंग ट्रायल ही फील्स, इंक्वायरी और ट्रायल विच इज एम्पावर्ड टू ट्राई, एम्पावर्ड टू ट्राई, वो एम्पावर्ड टू ट्राई था, और जब वो ट्रायल करता है देन ही फील्स दैट द अक्यूज शुड गेट अ सेंटेंस that he is not competent to inflict, so he will give it to the CJM। ठीक है, और अगर CJM साहब को लगेगा कि वो भी नहीं दे पा रहे हैं तो वो कोर्ट ऑफ सेशन को दे देंगे। दिस इज सेट अंडर सेक्शन नंबर 364। देखते हैं एक बार 364 को, थोड़ा सा समझ में आएगा। 364 क्या कहता है देखिए जरा।
364 देखिए एक बार। 364 सेज, अरे भाई आ जाओ। प्रोसीजर। हाँ, ये सेज व्हेन अ मैजिस्ट्रेट is of opinion after hearing the evidence for the prosecution and the accused that the accused is guilty and that he ought to receive a punishment different in kind from or more severe than what a magistrate is empowered to inflict. Magistrate is empowered to inflict three years or 1 year, but he deserves a punishment higher than that. On being a magistrate of second class in the opinion that accused will execute a bond, ही में मतलब ये दूसरी चीज है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए एग्जीक्यूट बॉन्ड इसको अभी छोड़ दो। ही में रिकॉर्ड द ओपिनियन एंड सबमिट, ये जो सबमिट है यहीं से द कंसेप्ट ऑफ सबमिशन कम्स, हिज प्रोसीडिंग एंड फॉरवर्ड द अक्यूज टू द सीजेएम टू whom he is subordinate। तो कहने का मतलब ये, बाकी क्लॉज अभी छोड़ देना, मोर देन वन वो और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, अभी जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए दैट इज सफिशिएंट। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मान लीजिए मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हूं, मैं रॉबरी का केस का ट्रायल कर रहा हूं, ठीक है, उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड है, मैं रॉबरी के केस का ट्रायल कर रहा हूं, 7 साल की सजा हो सकती है, मैं उसका ट्रायल करूंगा। इफ आई सी दैट द रॉबरी इज मतलब बहुत माइन्यूट था, किसी को हर्ट नहीं हुआ ज्यादा, या कोई ज्यादा पैसा चुराया भी नहीं गया, या कुछ भी था, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर था, या 18 साल से कम था, वट एवर एक्स वाई जी रीजन, तो मैं उसको 2 साल की सजा दे दूंगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हूं, मेरे पास 3 साल की पावर है और मेरे पास ट्रायल करने की पावर है ही है, तो मैं 2 साल की सजा दे दूंगा। लेकिन अगर हीनियस ऑफेंस है और मुझे लगता है इसको 5 साल की सजा मिलनी चाहिए, एंड 5 साल की सजा मैं नहीं दे पाता हूं, तो ऐसी परिस्थिति में आई फॉरवर्ड दैट अक्यूज्ड एंड द कॉपी और उसके साथ द एंटायर प्रोसीडिंग टू द सीजीएम। नाउ द सीजीएम विल सी, सीजीएम 7 years तक दे सकते हैं, तो सीजीएम के पास ऑप्शन है, सीजीएम कैन गिव अप टू 7 years। अब मान लीजिए 7 से भी ज्यादा मिलनी है, तो यू कमिट इट टू द कोर्ट ऑफ सेशन, तो कोर्ट ऑफ सेशन को आप कमिट कर दोगे। एनी सर मैजिस्ट्रेट दिस कैन कमिट। सबमिशन कैन बी टेक एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल। सॉरी, सर ये जो सबमिशन है ये किसी स्टेज पे भी दे जा, मतलब जब उनको लगेगा। बिफोर साइनिंग द जजमेंट, यस, ठीक है। एट एनी स्टेज, बिकॉज वो तो आपको पता नहीं कब पता चलेगा ना, एविडेंस ऑफ द एक्यूज प्रोसिक्यूशन के बाद, इफ यू थिंक कि भाई इसको सजा ज्यादा मिलनी चाहिए, देन यू कैन गिव। Sir, there are ओके। offenses which prescribe many minimum punishment. For example, punishment of rape, which minimum punishment is up to 10 years. Sorry, from 10 years. Magistrate or CGM in no way can punish the person because it's more than 10 years at the करेक्ट, first place. So करेक्ट। उसमें तो पहले से पता है कि हम दे ही नहीं सकते, तो फिर भी ट्राई करेंगे। नहीं, तो उसमें जो मिनिमम में होगा तो फिर वो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट हो जाएगा, या तो वो ऑट टू बी ट्राइड में चला जाएगा, या 99% केसेस या 100% केसेस के हैं वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन लिखा होगा। अगर ऐसा होगा तो उस ऑफेंस में इधर पे कोर्ट ऑफ सेशन लिखा होगा, दैट विल बी एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। जितने भी ऑफेंसेस में मिनिमम पनिशमेंट मान लीजिए 10 years है, तो दैट विल बी 100% ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ओनली। और अगर नहीं भी हुआ है ऐसा, मतलब मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट 99% आई एम श्योर दैट उसमें कोर्ट ऑफ सेशन ही होगा। बट अगर नहीं भी हुआ तो यू कैन गो इन द 362 और टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, सेंड इट टू कोर्ट ऑफ सेशन, खत्म हुई बात। आई एम अ सर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ट्राइड सर ऑट टू बी ट्राइड वाला फिर से रिपीट कर दीजिए, इसका पर्पस क्या रहता है और कब हम इसको यूज करते हैं? इसको ऑट टू बी ट्राइड को, सी ऑट टू बी ट्राइड सिंपली सेज कि ऑट टू बी ट्राइड, देखो ऑट टू बी ट्राइड में और सबमिशन में भी ओवरलैपिंग है, मतलब इसमें मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है। अब ऑट टू बी ट्राइड का मतलब कि ये इतना कॉम्प्लेक्स नेचर का है या इसमें सजा भी ज्यादा होगी ही होगी, ऐसा भी आपको लगता है तो आप सीजीएम को सबमिट कर दीजिए, और सीजीएम को लगता है तो वो 362 में ऑट टू ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन को दे देंगे। सो देयर इज नो स्टैंडर्ड कि व्हेन दिस इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मैंने आपको अभी पढ़ाया भी 362, व्हेन इट ऑट टू बी ट्राइड, तो अगर उनको लगता है कि भाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेचर और द पनिशमेंट, और फॉर एग्जांपल ये वाली चीज जो इन्होंने बोली कि अगर मिनिमम 10 years दिया हुआ है और ट्रायल बाय फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट दिया हुआ है, तो इट ऑट टू बी ट्राइड, एक्सक्लूसिवली नहीं है लेकिन ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो यू So सेंड here इट टू द। can we say that कि it's totally discretionary power of the magistrate whether they go with committal or ought to be tried? करेक्ट, दे कैन सी, देखो एक सिंपल बात है, लॉ में क्या कह रहा है, लॉ में शेड्यूल में कह रहा है कि आप अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बने हो और शेड्यूल आपको पावर दे रहा है कि आप उस ऑफेंस का ट्रायल कर सकते हो, तो
you are not going outside your power. Ought to be tried is an option. If you think that this is a matter जिसमें punishment ज्यादा होनी चाहिए या complex है या कोई भी ऐसी चीज है, तो you send it to the CJM. देखो वैसे तो सही बताए तो 362 में लिखा हुआ है मैजिस्ट्रेट भेज सकता है कोर्ट ऑफ सेशन को, लेकिन मैजिस्ट्रेट जनरली कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्टली नहीं भेजते, वो सीजीएम साहब को सबमिट करते हैं, ठीक है। सीजीएम साहब उसको फिर आगे जाके कोर्ट ऑफ सेशन को देते हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन इज अ हायर कोर्ट एंड दे आर ऑलरेडी बर्डन विद वेरी मच हाई स्टेक केसेस, तो उन तक तभी पहुंचाएंगे जब नीचे के सारे मैजिस्ट्रेट नहीं उसको डिलीवर कर पा रहे या अप्रोप्रिएट पनिशमेंट नहीं दे पा रहे। ओके ठीक, ओके सर। अब समझ में आया? ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सबमिशन इसके साथ में एक और चीज है, जैसे सेशन जज एडिशनल सेशन जज को भी बांट सकते हैं केस, वो 214 में लिखा हुआ है। और एक छोटी सी चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं मेकिंग ओवर, एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मेकिंग ओवर। मेकिंग ओवर जो है वो आपका दिया हुआ है सेक्शन नंबर 212 में। 212 में मेकिंग ओवर भी अगेन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस। इसमें बोलते हैं, मान लीजिए सीजीएम साहब ने एनी मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ था, तो उसमें सीजीएम साहब ने किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया एंड देन ही ट्रांसफर्स द केस टू एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फॉर ट्रायल, ठीक है, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास फॉर ट्रायल। या मान लीजिए किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया, बट उनको लगा कि इसको सबमिट करना है या अदरवाइज भी है, तो उन्होंने सीजीएम साहब को भेजा और सीजीएम साहब ने वापस किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को केस को ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो काम होता है इसको मेकिंग ओवर कहते हैं। इसका मतलब मैजिस्ट्रेट्स और सीजीएम के बीच में जो केसेस की ट्रांसफर होती है उसको हम मेकिंग ओवर कहते हैं, जो कि 212 में दिया हुआ है, ठीक है, 212 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये हो गया कॉग्निजेंस की बेसिक बातें। बेसिक बातें का मतलब जो जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या इंटरलिंकिंग थी वो अपन ने कर ली। अब इसके बाद जो कॉग्निजेंस का चैप्टर है 210 से 222, उसमें दो तीन सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं, बाकी मेजरली दैट इज क्लियर। इसमें इस पूरे चैप्टर में मेजॉरिटी टाइम क्या होगा, जो क्वेश्चंस है मतलब सेक्शंस आप पढ़ोगे तो हर एक में यही लिखा है, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट है, या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है, या जुडिशियल ऑफिसर्स के अगेंस्ट अगर आपको कोई केस करना है तो आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। ये सारे ही सेक्शंस में दिया हुआ है आगे के। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन और मुझे बड़ा प्यारा लगता है, वो है सेक्शन नंबर 211। 211 क्या कहता है जरा समझिएगा। अब बात घूम के आएगी टू द अर्लियर क्लासेस जो मैंने आपको पढ़ाई थी। मैंने आपसे कहा कि 210 में मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं और 210 1A में कंप्लेंट, 210 1B में पुलिस रिपोर्ट और 201C में इंफॉर्मेशन केस पे कॉग्निजेंस लेते हैं मैजिस्ट्रेट साहब। अब मैंने आपको बताया था कि कंप्लेंट के बारे में तो नेक्स्ट क्लास में हमको कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स को ही देखना है। ये सर क्या भेजा है आपने? अच्छा, नाइस नाइस, ठीक है, करेक्ट, मानिक जी बढ़िया। सो ग्रुप में डाल दीजिएगा, अच्छा है। तो मैंने आपको कंप्लेंट तो केस, हमको नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉग्निजेंस के बाद कंप्लेंट ही पढ़ना है, तो कंप्लेंट तो हम पढ़ेंगे, बट कंप्लेंट आपको आइडिया है। पुलिस रिपोर्ट अपन ने डिस्कस ही कर लिया इन्वेस्टिगेशन में भी और बाकी चीजों में भी। इंफॉर्मेशन केस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन केस में कंप्लेनेंट नहीं होता है, या जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है वो प्रोसीडिंग्स का पार्ट नहीं होना चाहता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंप्लेंट केस एंड इंफॉर्मेशन केस। इंफॉर्मेशन केस इस तरीके से हो सकता है कि मान लीजिए एक न्यूज़पेपर हेडिंग पढ़ ली जज साहब ने कि उनके एरिया में लोकल ज्यूरिसडिक्शन में ये चीजें हो रही थी, तो उन्होंने उसका खुद से कॉग्निजेंस ले लिया। कोई लेटर आया कोर्ट ऑफ सेशन के पास, सीजीएम साहब के पास, या ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, कहीं के भी, तो वो जब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं तो उन केसेस को हम इंफॉर्मेशन केस कहते हैं। अब जो ब्यूटी है वो 211 की है। 211 एक कमाल की बात कहता है। 211 ये कहता है, मतलब बहुत रिलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ब्यूटी ऑफ लॉ है कि हमने देखा कि इंफॉर्मेशन केस में
there is no complainant, there is an informant who does not takes part in the proceedings, and that case is known as an information case. तो 211 ये कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने किसी भी इंफॉर्मेशन केस में कॉग्निजेंस लिया है, तो द अक्यूज्ड इज इन्फॉर्म्ड दैट ही हैज अ राइट टू चेंज द मैजिस्ट्रेट इफ ही वांट्स। मतलब समझिएगा आप, लॉजिक समझ रहे हैं आप, चमका होगा कुछ लोगों को। आइडिया इसकी मैजिस्ट्रेट इसमें बिना कंप्लेंट के खुद कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन लॉ कहता है ऐसा भी हो सकता है शायद कभी। वैसे तो हमारे जजेस की अच्छी क्रेडिबिलिटी और नोबडी क्वेश्चंस दैट, बट द लॉ प्रिज्यूम्स कि अगर कभी ऐसा हो गया कि किसी मैजिस्ट्रेट साहब ने किसी बंदे से अपनी स्कोर सेटल करने के लिए या उससे कुछ दुश्मनी निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन केस पे खुद कॉग्निजेंस ले लिया, सो द नेचुरल जस्टिस gives the right to the accused to change his magistrate of inquiry and trial। मतलब accused has a right कि वो अपने, बाकी किसी में नहीं है, कंप्लेंट केस में नहीं है, मतलब बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पे है, शो कि भाई अक्यूज से डायरेक्ट रिलेशन है या बाकी चीजें हैं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट उसके अलावा नहीं है कहीं पे। लेकिन इंफॉर्मेशन केस में ये बात दी हुई है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि जो हम लोग बात करते हैं ना सर नेचुरल जस्टिस क्या है, तो ये नेचुरल जस्टिस का क्लियर कट मैनिफेस्टेशन है 211। देखो क्या लिखा है, when a magistrate takes cognizance of an offense under clause C of subsection 1 of section 210, मतलब information case, the accused shall before any evidence is taken be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate, and if the accused or any accused, if they are more than one, objects to further proceeding before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the CJM in this behalf। तो अब यहां पे भी जो CJM साहब है वो क्या कर रहे हैं, मेकिंग ओवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेकिंग ओवर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है कि अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल जस्टिस का कोई मैनिफेस्टेशन बताइए किसी सेक्शन में, दिस कैन बी अ वेरी गुड सेक्शन। जो लॉजिकल है क्योंकि इंफॉर्मेशन में कंप्लेनेंट नहीं है, इंफॉर्मेंट नहीं है, कोर्ट इज डूइंग ऑन इट्स ओन, सो दैट इज द लॉजिक विद रेफरेंस टू कॉग्निजेंस। ठीक है, इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि 222 तक के सेक्शंस आप एक बार पढ़िएगा। 222 तक के जो सेक्शंस हैं उनमें सिर्फ एक ही बात कही गई है कि अगर जजेस के खिलाफ, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, किसी और के खिलाफ कभी भी कॉग्निजेंस लेना है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। मोर और लेस इतना ही बात है बाकी सारे सेक्शंस में, बट एक बार आप पढ़िएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कल की क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना कल अपन कंप्लेंट प्रोसीजर को शुरू करेंगे। कंप्लेंट इशू ऑफ प्रोसेस और चार्ज की शुरुआत कल की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद। Sir, please share PDF.